जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम अचीवर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आर्मी टेक्निकल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 1 नवंबर 2020 को। तो फ्रेंड्स, इस पेपर को हम कंसेप्ट के साथ कंप्लीट पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको इन क्वेश्चंस के साथ साथ अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाएं तो आप उनके आंसर भी कर सको। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ कंसेप्ट को ध्यान में रखिए। तो लेट्स स्टार्ट पेपर। तो फ्रेंड्स, जो टेक्निकल का पेपर है उसमें टोटल आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पर हम सेक्शन फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं जो कि जनरल नॉलेज का, और यहाँ पर जनरल नॉलेज के आपसे 5 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी? कबड्डी का खेल आपने देखा होगा या खेला होगा, आपको पता होना चाहिए कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका मतलब ये होता है ऐसी मिसाइल जो हमारी पृथ्वी की ग्रेविटी के अंदर ही ट्रेवल करती है, उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी है, उससे बाहर नहीं जाती है। कुछ मिसाइलें हम बाहर भी भेजते हैं, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइलें जो होती है वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ही काम करती है। तो कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है भारत की जो पहली सतह से सतह पर मार करने वाली है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे पृथ्वी। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? कौन सा रंग नहीं पाया जाता है इंद्रधनुष में? तो इंद्रधनुष के लिए आपको एक कंसेप्ट याद रखना होगा जिसे कहते हैं बेजानी है पी नाला। ठीक है, ये बेजानी हैप्पी नाला से आप इसके सारे कलर्स के नाम याद रख सकते हो और इससे इस कंसेप्ट से आप इंद्रधनुष के अगर कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप उनका आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ब से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यहाँ पर कौन सा कलर नहीं होता है इंद्रधनुष में? तो यहाँ पर कौन सा कलर नहीं होता है? काला कलर नहीं होता है। बाकी जो कलर होते हैं वो सारे इंद्रधनुष में होते हैं। अभिज्ञान शकुंतला के लेखक कौन है? कौन है अभिज्ञान शकुंतला के ऑथर? कालिदास जी हैं। मजदूर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? लेबर डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो जो लेबर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ से अब जो हमारा है मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट होता है। ये सेक्शन बी है पेपर का, जो कि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। आपसे क्या पूछा गया है मैथ्स के क्वेश्चन में? दिए गए विकल्पों में श्रृंखला को पूरा करना। ये जो सीरीज है उसका क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है यहाँ पर? 9, 16, 25। तो ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है, 16 4 का है, ये 5 का है। तो अगला क्या होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। और 49 किसका होगा? 7 का स्क्वायर होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 36, यानी कि ऑप्शन बी। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अतुल ने कहा। एक तस्वीर है उसकी तरफ इशारा करते हुए किसने? अतुल ने कहा। ये अतुल है। अतुल ने क्या कहा कि वह मेरे दादाजी, मतलब अतुल के पिताजी और उसके पिताजी, तो उसके दादाजी के इकलौते बेटा, इकलौता बेटा तो एक ही हुआ जो कि क्या होगा? अतुल का पिता होगा। तो क्या है? उनके इकलौते बेटे की बेटी है जो भी तस्वीर में है वो। तो अतुल तस्वीर में लड़की से कैसे संबंधित है? तो ये दोनों यहाँ पर क्या हुए? ये भाई हुआ और ये बहन हुई। तो क्या आंसर आया? अतुल क्या लगा उसका? भाई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। गीता उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। चलिए, तो 20 मीटर उत्तर की ओर, आपको डायरेक्शन पता होगी। ये ईस्ट होती है, ये होती है वेस्ट, और ये ऊपर नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। अब ये कहाँ चली है? उत्तर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर 20 मीटर चली है। उसके बाद क्या हुआ? फिर वो बाएं ओर मुड़ गई। तो इधर हुआ उसका दायां और इधर हुआ बायां। तो बाएं मुड़ गई और कितनी चली? 40 मीटर चलती है। और फिर से वो कहाँ मुड़ी? उसके बाएं। तो उसका बायां इधर हुआ और कितनी चली? वो 20 मीटर चलती है। आगे वह कहाँ मुड़ जाती है? उसके दाएं। तो फ्रेंड्स, उसका दायां किधर होगा? उसका दायां होगा इधर। और कितनी चलेगी वो? 20 मीटर चलती है। अब वह अपने मूल स्थान जहां से वो चली थी, यानी उसका ओरिजिनल पॉइंट है और ये उसका क्या है? एंडिंग पॉइंट है। कितनी दूर है? तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी फ्रेंड्स कितनी है? ये 40 है। तो ये भी कितनी होगी? 40, क्योंकि ये क्या बन रहा है? एक रेक्टेंगल, यानी कि आयत बन रहा है। तो ये 40 है तो ये भी 40 होगी, और ये 20 है तो ये भी 20 है। ठीक है, तो ये 40 हुई और ये 20 हुई। तो टोटल कितनी दूरी है इन दोनों के बीच में? स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के बीच में 60, यानी कि ऑप्शन बी 60 मीटर करेक्ट है। बुल्ट को 5-1 और ट्राइब को इस तरह से लिखा जाता है। तो रूल को किस तरह से लिखा जाएगा? तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पर सिंबल जिस अल्फाबेट के लिए यूज किए हैं उनको हम देख लेते हैं और उसी की तरह हम इसको रूल को भी चेक कर लेंगे। तो आर के लिए यहाँ पर क्या यूज होगा फ्रेंड्स? यहाँ पर टी आर है, यहाँ पर सेकंड है, ये आर के लिए यूज हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर 9, यहाँ पर @ है, यहाँ पर देख लीजिए ये करेक्ट लिखा हुआ है।
यहाँ आर के लिए 9 यूज़ किया है तो हम 9 लिख लेते हैं। इसी तरह से यू है, यू के लिए यहाँ पर क्या यूज़ किया गया है, हैश यूज़ किया गया, तो ये हमने यहाँ पर हैश लिख लिया है। और एल है, एल की प्लेस पर यहाँ पर क्या आएगा, आएगा 1। और इसी तरह से ई है, ई यहाँ पर लास्ट है, उसके इसकी प्लेस पर आएगा एक्सक्लेमेटरी सिंबल, तो यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेटरी सिंबल लिख दिया। तो रूल की अकॉर्डिंग हुई क्या हुई, 9#1 एक्सक्लेमेटरी सिंबल। तो कहाँ पर है 9#1 एक्सक्लेमेटरी सिंबल, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। दिए गए विकल्प से रिक्त स्थान भरें। यहाँ पर रिवर्स में जा रही है सीरीज, जैसे कि के के बाद एल नहीं है, के एल एम और फिर यहाँ एन आया है, एन के बाद ओ और पी नहीं है, और क्या है क्यू, मतलब कितने कितने दो दो अल्फाबेट यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट अल्फाबेट सीरीज का आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर ई है, तो ई के बाद कितने अल्फाबेट आएंगे, ई के बाद आएगा एफ जी और यहाँ पर कितना आएगा, एच आएगा, तो ये हमारा पहला अल्फाबेट मिला एच। इसी तरह से ये भी रिवर्स में जा रहा है, यहाँ पर जे है, जे के बाद कितना आना चाहिए, के एल और यहाँ एम आया है, एम के बाद एन और ओ आना चाहिए और पी आया, यहाँ पर भी दो अल्फाबेट छूट रहे हैं रिवर्स में। इसी तरह से डी है, तो डी के बाद कितना आना चाहिए, ई और एफ आना चाहिए, और उसके बाद आएगा यहाँ पर कितना, जी, दो अल्फाबेट छोड़ दिए और यहाँ पर जी लिखा है। यहाँ पर भी दो अल्फाबेट रिवर्स में छूटे हैं, आई के बाद जे और के छूटे हैं और एल आया है, एल के बाद एम एन छूटे हैं और आया है। इसी तरह से सी के बाद डी और ई छूटेंगे और यहाँ पर क्या आएगा, एफ। जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें जो हमारी सीरीज का वर्ड है वो क्या बना, HGF, यानी कि ऑप्शन ए अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो रहा है, जो कि किसका है, यहाँ पर फिजिक्स का है। तो देख लेते हैं यहाँ पर फिजिक्स का क्वेश्चन क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, आप सभी को पता होगा जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें दिशा को नहीं माना जाता है, उसमें सिर्फ हम जो क्वांटिटी का जो परिमाण होता है सिर्फ उसी से मतलब होता है, दिशा से कोई मतलब नहीं होता है। तो जो भार होता है, बल, विद्युत धारा और वेग, इन वेग जो होता है उसमें तो डायरेक्शन की जरूरत होती है, विद्युत धारा बल में भी जरूरत होती है और भार में भी होती है। तो किसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत धारा में। तो अगर आपने ऑप्शन सी यहाँ पर टिक किया है तो आपका करेक्ट होगा। एक गैस को एक कंटेनर में रखा जाता है, जिसे बाद में उस कंटेनर को कहाँ रख दिया जाता है, तेज गति से चलने वाली ट्रेन में रखा जाता है। तो जो तापमान होता है उसमें कोई परिवर्तित होगा क्या, गैस का जो तापमान है उसमें कोई चेंज होगा, तो क्या होगा या नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जो गैस का तापमान है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि वो जो है गैस है वो कंटेनर के अंदर पूरी पैक्ड है, उसका बाहरी वातावरण से कोई भी संबंध नहीं है। तो उसे आप गतिमान अगर वस्तु के अंदर रख भी देते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। त्वरण की इकाई है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जो यूनिट है, एसआई यूनिट फ्रेंड्स वो यहाँ पर पूछी है, तो वो क्या होगी। तो फ्रेंड्स, आपको एसआई यूनिट रटना नहीं है, आपको पता होना चाहिए जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब समय के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहते हैं। तो जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और यहाँ पर टाइम, ये टाइम नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। और फ्रेंड्स, डिस्टेंस के लिए आपको पता होना चाहिए जो ऐसा यूनिट है उसमें क्या यूज करते हैं, मीटर, और टाइम के लिए सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी करेक्ट है। बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व है। तो जो बार होती है चुंबक की, उसमें क्या होती है, इस तरह से एक दंड होती है, बार होती है, जिसमें क्या होता है, नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, ये पोल्स होते हैं, और इस तरह से ये दंड चुंबक होती है। तो जो इसका केंद्र होता है, यहाँ पर इन्होंने पूछा है जो चुंबकत्व है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जो चुंबकत्व होता है वो किस तरह से, जो मैग्नेटिक लाइंस होती है मैग्नेट के अंदर, वो इस तरह से क्रिएट होती है, यहाँ से इस तरह से निकलती है, इस तरह से कुछ वो लाइनें बनती है। तो ये जो चुंबक की लाइनें होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है, जो ये पोल्स होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कितनी ज़्यादा घनी हुई है, सघन है, डेंस है। तो यहाँ पर डेंस होती है, और यहाँ पर जो केंद्र है यहाँ पर क्या है, इससे पैरेलल होती है, इसके समांतर होती है, इससे बहुत ज़्यादा दूर होती है। तो जितनी ये जो चुंबकत्व होता है, जितना इसके केंद्र की ओर जाओगे उतना कम होता जाएगा, और जितने पोल्स पर आप आते जाओगे उतना अधिक होगा। तो फ्रेंड्स, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पोल पर क्या होता है, तो पोल पर सबसे अधिक चुंबकत्व होता है, और जैसे जैसे हम केंद्र की ओर जाते हैं तो कम होता जाता है, और बिल्कुल केंद्र में क्या हो जाता है, ये 0 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है।
दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये सभी को पता होगा फ्रेंड्स, किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता है माइक्रोस्कोप जो होता है उससे तो बहुत सूक्ष्म चीज़ों को, छोटी चीज़ों को, स्मॉलेस्ट जो थिंग है उसको हम देखते हैं। एल्यूमिनियम तो कुछ नहीं है, ये तो एक मेटल है। और टेलीस्कोप आपको पता है, और टेलीविज़न तो आप देखते ही होंगे। तो जो टेलीस्कोप होता है उससे क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का जो भार होता है वो कितना होता है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट सबसे पहले बता देती हूँ कि कोई भी जो वस्तु होती है उसका भार क्या होता है। पृथ्वी जो होती है वो किसी भी वस्तु पर एक फोर्स लगाती है, जिसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे जिसे डिनोट करते हैं, वो एक फोर्स लगाती है। और जो भी वस्तु है वो क्या करती है, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट एक बल लगाती है, जो क्या होता है, उस वस्तु का भार कहलाता है। जो वेट होता है वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल के जस्ट अपोजिट और इक्वल एक फोर्स होता है, उसे ही कहते हैं वस्तु का भार। लेकिन जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है, फ्रीली जब वो गिराई जाती है, तो वो किसी भी सतह के संपर्क में नहीं रहती है। तो जब सतह के संपर्क में नहीं रहती है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सिर्फ वही लगता है, वही उसके ऊपर अप्लाई होता है। और जो वस्तु है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट फोर्स नहीं लगा पाती है, क्योंकि वो किसी सतह के कांटेक्ट में नहीं रहती है। तो उस वस्तु का जो भार यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर है। जब बर्फ पिघलती है तो इसका घनत्व होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी सॉलिड चीजें होती हैं उनका जो घनत्व होता है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड के कंपेरिजन में ज्यादा होती है। सॉलिड की ज्यादा होगी और लिक्विड की क्या होती है, कम होती है। लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं है। पानी क्या होता है, पानी की प्रॉपर्टी के कारण उसकी जो बर्फ है, बर्फ की तुलना में जो लिक्विड होता है उसका जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, वो बहुत ज़्यादा सघन होता है एज कम्पेयर टू उसकी जो सॉलिड स्टेट जो होती है बर्फ, उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो जब भी बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलेगी तो वो किस में कन्वर्ट होगी फ्रेंड्स, लिक्विड में। तो उसका घनत्व क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये सिर्फ पानी के केस में ही अप्लाई हो रहा है, बाकी चीज़ों में अप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, क्या हो जाएगी, वो वृद्धि होगी, यानी कि बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। किसकी भौतिक मात्रा वाट में मापी जाती है? फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है जिसका मेजरमेंट किस में किया जाता है, वाट में। तो आप सभी को पता होगा किसको मापा जाता है, पावर को, यानी कि शक्ति को, यानी कि ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक परिपथ में वोल्ट मीटर को हमेशा जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स जो भी सर्किट होता है, अगर हम यहाँ पर सर्किट की बात करें तो यहाँ एक बैटरी लगी होती है, यहाँ पर प्लस अगर माने और यहाँ पर माइनस माने, यहाँ पर कोई सी भी एक डिवाइस लगी होती है। तो इस परिपथ में वोल्ट मीटर को किस तरह से जोड़ा जाता है? तो फ्रेंड्स जो वोल्ट मीटर है उसको हमेशा इसके समांतर जोड़ेंगे हम वोल्ट मीटर को, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करता है, ये जो दो पॉइंट है जहाँ ये डिवाइस जुड़ी हुई है, इन दोनों के बीच में जो विभव का अंतर है उसको मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, मतलब ये अपने आप में से करंट को पास नहीं होने देता, और इसमें से करंट पास नहीं होता है, डिवाइस में से ही करंट पास होगा। तो यहाँ पर जो करंट है और यहाँ पर जो करंट है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो वोल्ट मीटर इजीली बता देगा। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि जो अमीटर है उसको किस तरह से जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स अमीटर को क्या करेंगे, अमीटर का जो काम होता है वो धारा मापने का काम होता है। तो अमीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है, क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, जीरो होता है। क्योंकि एमीटर में से हमें क्या करना है, करंट को पास करना होता है। जैसे करंट पास होता है तो जो अमीटर का जो सुई होती है वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, मतलब हमें जो ये करंट की बताता है कि यहाँ पर कितना करंट पास हो रहा है। तो अगर हम इसको पैरेलल जोड़ देंगे तो इसमें से करंट पास हो ही नहीं पाएगा या बहुत कम होगा, तो वो जो एक्चुअल वैल्यू है करंट की वो नहीं बता पाएगा। तो आपको हमेशा अमीटर को सीरीज में जोड़ना है और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल यानी समांतर जोड़ना है, ताकि उसमें से करंट पास ना हो और वो जो डिफरेंस है वो वोल्टेज का वो बता सके। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, समांतर क्रम में उसको जोड़ा जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं फ्रेंड्स? तो 746, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। गॉस निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? किसकी यूनिट है गॉस? चुंबकीय गति की है, प्रेरण की है, या तीव्रता की, या फिर संवेग की है, मोमेंटम बोलते हैं। तो किसकी यूनिट है फ्रेंड्स ये? तो जो गॉस है वो किसकी है? चुंबकीय इंडक्शन यानी कि चुंबकीय प्रेरण की है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड टेलीविजन? तो आपको जो आविष्कारक है उनके नाम तो याद होने ही चाहिए। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर आंसर है आपका DJL बियर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम? कितनी होती है?
तो जो निर्वात में लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁻, ये 10⁸ है और 10⁵ है और यहाँ पर 10⁻7 है। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका डी, यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पारा का उपयोग बैरोमीटर में किस कारण से किया जाता है? जो मरकरी होती है उसका उपयोग हम बैरोमीटर में क्यों करते हैं, उसकी जगह पर हम पानी ही यूज क्यों नहीं कर लेते? तो क्या कारण होता है उसका? उच्च गलनांक होता है, निम्न गलनांक, उच्च गलनांक या फिर उच्च घनत्व। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं पारा की जो 2 प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसका उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है। जो पारा होता है वो क्या होता है, जो ग्लास की ट्यूब में जिसमें वो भरा जाता है उससे चिपकता नहीं है। अन्य द्रवों की तुलना में इसका जो घनत्व अधिक होता है जिसके कारण हमें ज़्यादा लंबी नली का यूज़ नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अधिक घनत्व अधिक डेंसिटी होने के कारण ये जो मूव करता है ये जल्दी से मूव भी नहीं कर पाता है, वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा जल्दी आगे नहीं बढ़ पाता है, इसलिए इसमें नली का भी हम छोटी यूज़ कर सकते हैं। अगर पानी उपयोग करते हैं इसकी जगह पे तो इसकी जो नलिका होती है हमें इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा बड़ी लेनी होती, क्योंकि थोड़े सा फ्लक्चुएशन पे जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है। वो पारा इतना मूव नहीं करेगा क्योंकि उसकी जो डेंसिटी, उसका घनत्व होता है वो बहुत क्या हो जाता है, उच्च होता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पृष्ठ तनाव जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं, उसका जो SI मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन जूल या न्यूटन मीटर। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं जो पृष्ठ तनाव होता है वो क्या होता है, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगाया गया जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव, जिसे टी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर आई क्या है, एक लंबाई है जिसे हम मीटर से डिनोट करेंगे, उसका SI मात्रक मीटर होता है, और जो बल है उसका SI मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, न्यूटन। तो जो सरफेस टेंशन है उसकी SI यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, तो देख लेते हैं यहाँ पर मैथ्स का क्वेश्चन क्या दिया है। ए और बी एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेते हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं, और ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 10 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ए और बी दोनों ने कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। तो उनका यहाँ पर हम एक दिन का काम निकालेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो गया एक दिन का काम ए और बी दोनों का। इसी तरह से ए का अकेले का अगर हम एक दिन का काम निकाले तो वो कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1/10। तो अगर इसमें से हम ए को माइनस कर दें तो बी का एक दिन का काम निकल आएगा, तो इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, ए से कैंसिल, यहाँ बचा बी, और यहाँ क्या होगा 1/6 माइनस 1/10। यहाँ पर हम एलसीएम ले देते हैं, 10 - 6/10 इंटू 6, यहाँ होगा 4/6 इंटू 10। चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15। 1/15 ये एक दिन का काम आ गया बी का। तो यहाँ पर क्या पूछा है, काम नहीं पूछा है, दिन पूछे हैं, तो हम इसे फिर से रिवर्स कर देते तो कितने आ जाएंगे, 15 दिन, यानी बी अकेले ने कितना दिन काम किया, 15 दिन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 300 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष में 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की कुल राशि आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसकी जो कुल राशि है वो आपसे पूछी गई है, यानी कि आपसे अमाउंट यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स अमाउंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना होगा। तो चक्रवर्ती ब्याज फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है P × 1 + R डिवाइड बाई 100, और इसकी पावर है यहाँ पर -1 कर दीजिए, होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, P की वैल्यू यहाँ पर 300 रुपये दे के रखी है 1, और यहाँ पर R कितना 5% दे के रखा है 100, और टाइम कितना 2 वर्ष -1। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 300, इसको 5 1 = 5, 5 2 = 10, 20 का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 21, 1 इसमें मैंने जोड़ भी दिया है, 21 डिवाइड बाई 20 की पावर 2 -1। और आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रेंड्स क्या इतना होगा 300, ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर -1। इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, तो कितना होगा, ये हो जाएगा 300 इंटू 20 का स्क्वायर, इसका और हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा माइनस, यहाँ पर 21 का स्क्वायर है -20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगा देते हैं। आप ऐसे मत करना इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स कि आपको 21 का स्क्वायर निकालोगे, 20 का स्क्वायर निकालोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला लगा दीजिए, 300 एज इट इज़ लिखा मैंने, इंटू में 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 ज़ा 4 होता है, और यहाँ पर 2 0 लग जाएगी, 21 यहाँ पर हो जाएगा 21 + 20,
इंटू 21 माइनस 20, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गई 3 डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई में कितना होगा 21 प्लस 20 यहाँ पर हो जाएगा 41 और 21 में से 20 गया तो -1 इंटू 41 ही होगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 1 3 3 4 12, ये हो जाएगा 123 डिवाइड बाय 4, इसको 4 से कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर 4 3 12 और 3 बचा, यहाँ पर 0 लगेगा फ्रेंड्स और कितना होगा ये 30 हो जाएगा, तो 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, 30.75 यहाँ पर वैल्यू मिली है फ्रेंड्स हमें CI की। लेकिन हमसे CI नहीं पूछा है, कुल राशि पूछी है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट क्या होगा आपका CI में आप प्रिंसिपल को ऐड कर दीजिए, कितना है 300, और 300 में आप ऐड कर दीजिए CI कितना निकला 30.75। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 330.75, यानी कि यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। जब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दी जाती है तो परिणाम क्या होगा। तो फ्रेंड्स 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 4 अंकों की कौन सी होगी, 1 2 3 4, जो है 4 9 होंगे, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और ये होगी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसमें से इसको आपको माइनस करना है। तो इन्होंने परिणाम पूछा है तो क्या होगा, यहाँ पर हम कैरी ले लेते हैं, 10 - 9 1 हो जाएगा, 10 - 10 0, अगेन 10 - 10 0, अगेन 10 - 10 0, यहाँ पर -1 आ जाएगा कैरी का। तो 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, 90001 आपका आंसर आया है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो क्या हुआ ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हुआ। यदि एक टैंक 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा हो तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टैंक की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होती है। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये क्या होती है टैंक की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 × 4 × 3, 5 4 20, 23 60, तो कितनी मिली यहाँ पर हमें 60 मिली। लेकिन 60 हमें किस में मिली फ्रेंड्स, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर क्यूब में मिली। और यहाँ पर आंसर जिसमें पूछा है फ्रेंड्स लीटर में, तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं फ्रेंड्स, 1000 लीटर होते हैं। तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 60,000 लीटर, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। एक वर्ग की लंबाई 6 मीटर है तो उसका आपको क्षेत्रफल बताना है। तो फ्रेंड्स वर्ग जो होता है उसकी लंबाई आपको यहाँ, वर्ग जो है उसकी लंबाई आपको 6 मीटर देके रखी है, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, वो उसकी लंबाई जो भी हो, मान ली a है उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा 36, और आंसर आपका मीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि क्वेश्चन मीटर में दिया है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है। यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए, दिए गए विकल्प में वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 240 और 165 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जब भी आपको छोटी से छोटी संख्या बोली जाए और कहा जाए कि पूर्णतः विभाजित होती है या नहीं होती है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एलसीएम लेना है। छोटी से छोटी पूछा जाए तो एलसीएम लेना है, और बड़ी से बड़ी पूछा जाए तो एचसीएफ लेना है। तो यहाँ पर एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है फ्रेंड्स, तो 240 और 165 का जो है एलसीएम हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, ये 0, 3 5 15, 3 5 15, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स तो कितना होगा 5 1 5, 5 6 30, 5 1 5, 5 1 5, इसको किससे करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 2 से, 2 8 16, ये 11 बचा, 2 4 8, 11 एज इट इज रहा, 2 2 4, फिर 11 एज इट इज रहा, 2 1 2, और यहाँ पर 11 1 11, कम्प्लीटली ये डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, 3 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2 × 11, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 40 2 80, 83 24, और यहाँ पर इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 0, 11 4 44, कैरी 4 गया, 11 2 22, 4 इसमें ऐड कर दीजिए, 23 24 25 26, तो कितना आया फ्रेंड्स यहाँ पे 2640, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए, यहाँ पर 32 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है और क्या पूछा गया है कि यदि 3x + y = 81 है
और 81x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया है 3x प्लस वाई कितना मिला दिया हुआ है फ्रेंड्स यहाँ पर 81, और यहाँ पर दिया है 81x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम दोनों इक्वेशनों को प्लस कर देते हैं, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा। 81 प्लस 3 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 84x, और 81 प्लस 3 कितना होगा 84x, और 84 से 84 कैंसिल हुआ। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली फ्रेंड्स 1, यानी कि आपका ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। गुप्ता ने कुछ बिस्किट के पैकेट हैं वो कितने रुपए में बेचे, 7 रुपये 50 पैसे में बेचे। यदि प्रत्येक पैकेट की जो कीमत है वो कितनी है 1 रुपये 50 पैसे हो, तो कितने पैकेट बेचे। फ्रेंड्स यहाँ पर जो नंबर ऑफ पैकेट्स है वो पता करने के लिए क्या करना होगा, जो पैकेट के कितने में बेचे उसको आपको डिवाइड करना होगा एक पैकेट की कीमत से, तो आपको कितने आ जाएंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पैकेट्स। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर रिमूव हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 0 लगेगी, 2 0 दोनों कैंसिल होके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर बचा 150, यहाँ पर 750, 0 से 0 कैंसिल, 15 5 से 75 होता है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स फ्रेंड्स यहाँ पर कितने मिले हमें 5, यानी कि आपने जो ऑप्शन ए है अगर वो टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट होगा। एक कस्बे की जो जनसंख्या है वो कितनी 2000 है। यदि 40% पुरुष है और 35% क्या है महिला है, तो बच्चों की संख्या आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो टोटल जनसंख्या है वो कितनी 2000 देके रखी है, और 40% क्या है पुरुष है। प्रतिशत की जगह पे 1/100 लिखा, तो यहाँ पर जो पुरुष की संख्या है वो आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितनी आई यहाँ पे जो 800 आए वो क्या है पुरुष। इसी तरह से हम महिलाओं का जो संख्या है वो निकालने के लिए क्या करेंगे, महिलाओं का प्रतिशत कितना है 35% है। प्रतिशत की जगह पे मैंने 1/100 लिखा, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर दी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा कितना होगा 10 का 0 कैरी 1, 3 2 जा 6 और ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा टोटल 700। तो 800 पुरुष है और 700 महिला है, तो टोटल यहाँ पर कितना है 1500। ये जो 1500 है मिला के कितने हुए स्त्री और पुरुष, और टोटल कितने हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 2000 है। तो अगर यहाँ महिला और पुरुष का जो संख्या है वो हम इस टोटल में से माइनस कर देंगे, तो जो बच्चे बचे हुए कितने मिलेंगे, बच्चे मिलेंगे। तो यहाँ 0 0, ये भी 0, यहाँ पर 10 में 5 गया 5, और ये कैरी के 2 और 2 0 हो जाएगा। तो कितने मिले फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 500। तो बच्चों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स 500, ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 13,000 रुपए की जो राशि है उस पर आपको 1 वर्ष के लिए 2% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज आपको पता लगाना है। तो फ्रेंड्स सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद होगा, बहुत ईजी है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं। P यहाँ पर 13,000 देख के रखा हुआ है फ्रेंड्स, आर की वैल्यू 2% है, टाइम 1 वर्ष के लिए है, और डिवाइड बाय 100 करते हैं। 100 से यहाँ ये कैंसिल हो गया, 13 2 कितना होता है 26, और ये 0 260 आई फ्रेंड्स। यहाँ पे कितना सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, अमाउंट पूछा गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, और उसमें आप प्रिंसिपल ऐड कर दीजिए। तो 260 है, 260 में आपको यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा 13,000 रुपए यहाँ पर ऐड कर दीजिए, तो आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 260,13260, ये होगा आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए 84 और 105 यहाँ पे दे के रखा है आपको, कितना ये नंबर दे के रखे हैं, और इसका आपको HCF निकालना है। HCF, तो HCF किस तरह से निकालते हैं हम फ्रेंड्स, इनके मल्टीपल्स इन फैक्टर्स निकालते हैं। तो 84 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7, ये डिवाइड हो गया है। इसी तरह से 105 को भी कर लेते हैं। 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 7 जा 35, और 7 1 जा यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब इन दोनों में जो कॉमन टर्म्स है वो हमें निकालनी है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 आंसर में आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है क्या नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो सिर्फ 2 टर्म ही है जो इन दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 21। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 29 छात्रों का जो औसत वजन है वो 28 किलोग्राम देके रखा है फ्रेंड्स यहाँ पर, और एक नए छात्र के प्रवेश से जो औसत है वो घटकर कितना हो जाता है 27.8 किलोग्राम हो जाता है। तो जो नया छात्र है उसका आपको वजन ज्ञात करना, बहुत ईजी है। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुकी हूँ फ्रेंड्स। तो किस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो x1 अप टू x29 है, ये स्टूडेंट है, इनका जो औसत है वो कितना देके रखा है 29 स्टूडेंट है वो 28 देके रखा है। इधर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा 28 इंटू 29, ठीक है। अब इन्होंने कहा एक नया स्टूडेंट यहाँ पर एडमिट हो जाता है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 30।
तो उसका जो नया औसत है वो घटकर कितना हो जाता है 27.8। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसका अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा, ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 0 3 7 जा 21 और यहाँ पर 2 ऐड कर दीजिए, 22 23 का 3, फिर 2 कैरी चला जाएगा, 3 2 जा 6, 7 और 8 8 3 4 पॉइंट लगा के 0 लग जाएगा क्योंकि एक नंबर के पहले पॉइंट लगा, तो यहाँ हो गया 834। ये 834 आ गए। अब यहाँ पे जो हम लिख देते हैं 29 स्टूडेंट, उनका सम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो कितना है 28 इंटू 29। तो यहाँ पर लिखा मैंने कितना 28 इंटू 29 प्लस जो x30 है, नया स्टूडेंट एडमिट हुआ से हमें पता नहीं है, ये हम निकाल चुके हैं 834। और इसका अगर आप मल्टीप्लाई इस तरह से नहीं करना चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं 28 29 कितना होता है 30 -1, तो इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 0 3 8 सा 24 और 3 2 सा 6 और 2 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 840 और उसमें से माइनस कर दीजिए 28 इज इक्वल टू प्लस x30 इज इक्वल टू 834। चलिए इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 10 में से 2 गई तो 8 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 और यहाँ पर हो जाएगा 812। 812 हम इधर ले जाएंगे तो किस में से माइनस हो जाएगा, ये 834 में से माइनस कर दीजिए, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 मिला, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 और यहाँ पर 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, तो x30 की वैल्यू फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कितनी मिली 22, यानी कि आपका ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। यदि x का 3.4% कितना हो 68 हो तो x की वैल्यू आपको बतानी है। परसेंटेज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो x का कितना परसेंट 3.4%, परसेंट की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1/100 लिखते हैं, तो इस तरह से लिखा जाएगा, कितना है वो 68 है, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट हटाए, यहाँ 0 लगाई, इसको हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 34 2 जा कितना होता है 68 होता है और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x के लिए फ्रेंड्स कितनी मिलेगी 2000 है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 729 का आपको यहाँ पर घनमूल निकालना है, उसका क्यूब रूट निकालना है फ्रेंड्स। तो 729 किसका क्यूब रूट होता है 9। अगर हम 1 से लेकर 10 की बात करें तो 9 किस नंबर में आता है, 1 का जो क्यूब निकालेंगे तो 1 ही आता है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 में 8 आता है लास्ट में, मतलब कौन से नंबर का हम क्यूब निकाले तो उसके लास्ट में हमें 9 मिलता है, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 81, 3 में भी नहीं है। 9 का अगर हम करें तो 9 9 जा कितना होता है फ्रेंड्स 81 होता है और 81 में फिर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 जा 9, 9 8 जा 72, तो ये किसका हुआ फ्रेंड्स 9 का हुआ। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 450 रुपए पर 2.5 वर्ष के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज आपको यहाँ पर फ्रेंड्स बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्म अभी मैंने बताया था, उसमें पी होता है, पी की वैल्यू यहाँ पर 450 है, इंटू रेट होता है वो 3 दिया हुआ है, समय 2.5 वर्ष दिया है, डिवाइड में 100 होता है। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट हटाएं, यहाँ पर एक 0 लग जाएगी, ये 0 से यहाँ पर 0 कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, कितना होगा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और एक जगह 13, 135 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 3 जा 12, कैरी 1 गया, 15 हुआ, अगेन 4 3 जा 12, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 4 7 जा यहाँ पर हो जाएगा 30, कैरी 2 बचा, 4 5 जा कितना होगा 20, 33.75। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर सेक्शन डी स्टार्ट हो रहा है, जो किसका है यहाँ पर केमिस्ट्री का आपका स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्नलिखित में से किसकी हवा में गैस का प्रतिशत अधिकतम होता है। तो हवा में जो है बहुत सारी गैसेस रहती हैं, उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है फ्रेंड्स, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज फ्रेंड्स किसका होता है नाइट्रोजन का होता है। कितना होता है 78% नाइट्रोजन होती है और 21% कितनी होती है ऑक्सीजन होती है, और जो बाकी परसेंटेज है वो रिमेनिंग गैसेस का होता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज फ्रेंड्स किसका होगा नाइट्रोजन का। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो कौन सी जो धातु होती है उसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होती है, क्रियाशील धातु होती है, वो होती है सोडियम। तो सोडियम को किस में रखा जाता है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, सबसे कठोरतम पदार्थ सभी को पता होगा फ्रेंड्स, वो क्या होता है डायमंड होता है, हीरा होता है। अगर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
वातावरण में ऑक्सीजन होती है फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया था जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन कितनी होती है 21%। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। फेराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का जो नियम है वो किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोलाइट का समतुल्य भार के आयनों की परमाणु संख्या, धनायन की गति, धनायनों की परमाणु संख्या। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो फेराडे का जो इलेक्ट्रोलिसिस का रूल है वो क्या बोलता है, अगर आपने कोई सा भी यहाँ पर लिक्विड लिया है जिसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट में दो, एक एनोड होता है और एक क्या होता है कैथोड होता है। एनोड कैथोड होते हैं और उसमें हम क्या करते हैं करंट को फ्लो करते हैं। तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसके समानुपाती होता है? जो करंट फ्लो हो रहा है वो समानुपाती होता है जो ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जो ये एनोड और कैथोड जो है इन पर जमा होने वाले पदार्थ का जो भार है W उसके समानुपाती होता है, ये कहता है इलेक्ट्रोलिसिस का रूल। तो किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस का जो रूल है वो समतुल्य भार के इक्विवेलेंट वेट के, किसके इलेक्ट्रोलाइट के। जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें फिलअप होता है वो कितना इस पर जमा होता है उसके इक्विवेलेंट वेट यानी कि समतुल्य भार के इक्वल होता है, ये कहता है फेराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का रूल। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन ए। हाइड्रोजन गैस का रंग होता है, तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका रंग क्या होता है? तो फ्रेंड्स हाइड्रोजन गैस रंगहीन एक गैस, एक कलरलेस गैस होती है। पीतल और कांस्य में सामान्यतः तत्व है, तो फ्रेंड्स किस में होते हैं पीतल और कांस्य में? ब्रास और ब्रोंज में क्या होता है एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर या जिंक। तो क्या पाया जाता है फ्रेंड्स उसमें? तांबा यानी कि कॉपर पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है? आर्टिफिशियल जो राइपिंग होती है फ्रूट्स की उसके लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका क्या? एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसको बढ़ाने का, उसको इंक्रीज करने का जो होता है सब्सटेंस, उसे हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अवरोधक, प्रमोटर, उत्प्रेरक या मॉडरेटर। तो क्या होगा फ्रेंड्स? उसे कहते हैं कैटलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? किसका मिक्सचर है फ्रेंड्स? स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? तो स्टेनलेस स्टील में पाया जाता है फ्रेंड्स क्या? लोहा यानी कि आयरन, क्रोमियम और कार्बन। आयरन, क्रोमियम और कार्बन इन तीनों को मिला के क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये था आपका टेक्निकल पुणे का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन। तो आपको टॉपिक से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ भी डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।